हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय केमिस्ट्री क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कवर करेंगे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना समझा और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को एटॉमिक नंबर अब समझ में आता है क्या होते हैं। अगर 118 प्रकार के हमारे पास एलिमेंट हैं हमारे पास, तो हमें उनका सबका एटॉमिक नंबर हमको पता है, मैं ये मान के अब चल रहा हूँ। और 20 के तो एटॉमिक नंबर आपको याद भी हो गए होंगे और 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हैं और इस वीडियो में उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि वो कहाँ से आया, वो उसी चीज़ की ओरिजिन कहाँ से हुई। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा चैप्टर है जिसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप समझिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बातें 1919 में होने लगी थी, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। उस समय पर 1919 में कुछ साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर अपनी परिकल्पनाएं या फिर अपने कॉन्सेप्ट वगैरह पब्लिश करना चालू किया उस समय पर। लेकिन ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, इनके मतलब जो प्रिंसिपल थे उस समय इतने इफेक्टिव नहीं थे। तब 1921 में 2 साल बाद, लगभग 2 साल बाद एक साइंटिस्ट आए, बोरबरी साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थ्योरी दिया और कुछ कॉन्सेप्ट बताए जिसे बोहर्स लॉ भी बोलते हैं। तो आप ये समझिए बोरबरी का नियम या बोहर्स लॉ जो है ये अपॉस्ट्रोफी ऐसे है। तो बोहर्स लॉ ने, बोरबरी ने 1921 में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपनी कुछ थ्योरी दी, जिसके जो हम लोगों ने 20 एलिमेंट लिख के उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसने दिए हैं? बोरबरी ने दिए हैं। तो बोरबरी ने अपने 4 रूल बनाए। बोरबरी ने तो काफ़ी रिसर्च करी है, बोरबरी का एक अपना मॉडल भी है, तो उन सब और इनके एक N+L रूल भी है, वो सब चीज़ों पे हम लोग आते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बात समझेंगे कि बोरबरी ने अपने 4 रूल के माध्यम से ये बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है पहले आप ये समझिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का, ध्यान से समझिए स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनों का कक्षाओं में किसी कक्षाओं में, अब ये समझिए, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट होती है, ये कक्षाएं होती हैं जिसको हम लोग हिंदी में कक्षाएं बोलते हैं। अब ये समझिए, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। इसी तरीके से ऑर्बिट की अगर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो बढ़ती चली जाएगी ऑर्बिट। तो अब ये समझिए इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मतलब इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन मतलब इन इलेक्ट्रॉनों का कक्षाओं में किस तरीके से वितरण होगा। इस कॉन्सेप्ट को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला जाता है। मतलब कि कक्षाओं में, किसकी कक्षाओं में? एटम की। ये है क्या? एटम है। तो किसी भी एटम के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, कक्षाओं में वितरण किस तरीके से होगा, उस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिर्फ एक साइंटिस्ट ने बताया? नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, हाँ, बोरबरी ने जो थ्योरी दी वो लगभग 70 से 80% मतलब बिल्कुल सही है। आप ये समझिए 80 से अप्रोक्सीमेट ज़्यादा ही जो है वो पूरी तरीके से सही, इस वजह से ये अभी भी इम्प्लीमेंट होता है, अभी भी लागू होता है, अभी भी इसके ऊपर वर्क हो रहा है पूरी तरीके से, इस वजह से। और उसके ऊपर जो करेक्शन अप्लाई हो गए हैं तो इस समय 100% वो सब चीज़ें सही हैं। लेकिन उस समय की बात कर रहे हैं जब बोरबरी ने इन चीज़ों को बनाया हुआ था, उस समय पर उन्होंने लगभग चीज़ें सही दी। इस वजह से हम लोग बोरबरी का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। अच्छा, बोरबरी के बाद भी क्या किसी ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया? यस, किसने दिया? अबाउ ने। अबाउ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम। तो अबाउ के बाद भी क्या किसी ने नियम दिए? यस, हुंड ने, हुंड का नियम। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक ओवरव्यू समझेंगे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता के बोरबरी का नियम अगर इस वीडियो में अगर खत्म करूंगा तो ये पूरा वीडियो इतना लॉन्ग हो जाएगा कि जब तक मैं हुंड का नियम तक पहुंचूंगा तब तक आपके जो थॉट्स होंगे उनके बीच में एक
बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा, जिससे आप चीजें रिलेट नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग थोड़ा सा समय देंगे, ज्यादा से ज्यादा जो भी समय है उसमें हम लोग इन चीजों को एक दूसरे से को रिलेट कर देंगे, और को रिलेट करके फिर अगले वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर बोरबरी को, अबाऊ को, हुंड को, और हुंड के बाद N+L रूल होता है, ये क्या होता है, ये भी बोरबरी ने ही दिया था N+L रूल, इसको भी देखेंगे। और अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे तो क्वांटम नंबर को भी देखेंगे, क्योंकि क्वांटम नंबर अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको पाउली का अपवर्जन नियम नहीं समझ में आएगा। पाउली का अपवर्जन नियम, तो आप ये समझिए पाउली का अपवर्जन नियम, अगर अब ये आप फिर से समझिए 1919 में ये बातें होना चालू हो गई थी, लेकिन ये बातें मतलब थॉट के लेवल पे तो सब कुछ सही था, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही थी, वो चीजें वर्किंग पोजीशन में नहीं आ पाई। तो 1919 में आप चीजें आप समझते जाइए कि कितने पीछे की बात है, लगभग 100 साल पहले की बातें हो रही। फिर 1921 में बोरबरी ने अपना एक कॉन्सेप्ट लाया, बोरबरी ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करके दिखाया। तो उस वही जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने 20 एलिमेंट के अभी देखे थे, वो बोरबरी के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने देखे थे। तो बोरबरी ने क्या बताया, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। इसको 2 या 3 बार फिर से बोलेंगे। बोरबरी ने हम लोगों को क्या बताया, बोरबरी ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऑर्बिट में किसका, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। ये बात किसने बताई, बोरबरी ने बताई। बोरबरी देखिए अब फिर से ऑर्बिट, अब एक बात आप समझिए, ऑर्बिट, सेल और एनर्जी सेल, या फिर हिंदी में बात करें कक्ष। ऑर्बिट को ही कक्ष बोलते हैं, सेल को कोश बोलते हैं, और एनर्जी सेल को ऊर्जा कोश बोलते हैं, ऊर्जा कोश। आप ये समझिए हमारी ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसके 6 नाम हो गए हिंदी और इंग्लिश में मिला के। इसको मैं ऑर्बिट भी बोल सकता हूँ, कक्ष भी बोल सकता हूँ, सेल भी बोल सकता हूँ, और कोश भी बोल सकता हूँ। ये देखिए सेल को हिंदी में कोश भी बोल सकता हूँ, और एनर्जी सेल भी बोल सकता हूँ, और ऊर्जा कोश भी बोलता हूँ। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑर्बिट क्या होती है, कक्ष क्या होती है, कोश क्या होती है, सेल क्या होते हैं, ऊर्जा कक्ष क्या होते हैं, ऊर्जा कोश क्या होते हैं, एनर्जी सेल क्या होते हैं। ये सब इन्हीं की बात हो रही है, इन्हीं पूरी पर्टिकुलर की बात हो रही है। तो इन्हीं ये जो सारे नाम है आप नोट करते जाइए प्लीज। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये चीजें फिर नहीं तो आपको रिलेट नहीं कर पाओगे, आपको बाउंस होने लगेगी। अगर मैं पर्टिकुलर कक्ष, ऑर्बिट, ऊर्जा कोश ये सब लिख के अगर डिफिनेशन लिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा आपको। तो आप ये समझते जाइए बोरबरी ने क्या बताया, बोरबरी ने बताया कि इन्हीं ये जो 6 नाम है, 6 नाम में से आपको जो भी पसंद है उसको उठा लीजिए। जैसे मुझे पसंद है ऑर्बिट, तो बोरबरी ने बताया इन्हीं कि इलेक्ट्रॉनों का किसी भी एटम के, एटम है ये, किसी भी एटम के, एटम में होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। तो एटम में इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में कितने होंगे, थर्ड में कितने होंगे, फोर्थ में कितने होंगे, ये किसने बताया, बोरबरी ने। बोरबरी ने किस तरीके से बताया, उसने अपने कुछ रूल्स बनाए थे, रूल्स। उन रूल्स को अभी हम लोग देखेंगे आगे, पहले हम लोग एक इन चीजों से फैमिलियर हो जाए। फिर आबाहू ने क्या बताया, आबाहू ने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, लेकिन इन्होंने सेल्स में ना बताकर सब सेल में बताया। किसने बताया, सब सेल में। सब सेल मतलब उपकोषों में, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का उपकोषों में किस तरीके से वितरण होगा, ये चीज किसने बताई, आबाहू ने। मतलब कि यहां से बात समझ में आती है, सेल जो है, सेल के अंदर भी सब सेल होंगी। तो सब सेल होंगी यानी सेल के अंदर सब सेल होंगी, मतलब कक्षक के अंदर उप कक्षक होंगी, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग अपने हाई स्कूल और इंटर की क्लासों में चलते हैं। देखिए हाई स्कूल की क्लासों में क्या होता है, 10th में बच्चे ज्यादा आ जाते हैं, लगभग 300 बच्चे अगर हैं तो ये समझिए 60 बच्चों के 5 सेक्शन बना दिए जाते हैं अलग, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 4, सेक्शन 5। तो क्या हो रहा है, क्लास तो हमारी 10th ही है, मतलब कक्षा तो हमारी यही है, इस कक्षा में उप कक्षाएं बना दी गई। उसी तरीके से यहाँ पर सेल्स की उप सेल्स होती हैं, सेल्स की सब सेल होती है।
और हिंदी में अगर बोले उपकोष होती है, कोषों की उपकोष होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, सबसेल बोलते हैं। और इन सबसेलों के नाम क्या हैं, तो यहाँ पर आप देखिए एस, पी, डी और एफ। तो ये समझिए एसपीडीएफ ये आबाहू ने बताया था, बोरबरी ने नहीं बताया था, लेकिन बोरबरी के नियम पर ही ये लागू होगा। तो अगर आपको बोरबरी का नियम नहीं आएगा तो आप आबाहू का नियम नहीं समझ पाओगे, इसलिए ये चीजें आपको समझना जरूरी है। तो आबाहू का नियम आपको समझ में आ रहा, एसपीडीएफ मतलब सेल के अंदर सब सेल होंगी, मतलब आबाहू एक और लेवल एडवांस चले गए, मतलब उन्होंने एक और लेवल ऊपर बढ़ के चीजें बताई, उन्होंने और ज्यादा इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन जो आप कर रहे हो, बोरबरी ने क्या बताया, उन्होंने बताया ऑर्बिट में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से ऑर्बिट में होगा या फिर सेल्स में होगा। ये बात किसने बताई, बोरबरी ने। लेकिन आबाहू ने क्या बताया, सेल में ना होकर सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा। तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने कुछ सबसेल के नाम भी दिए। तो उन्होंने क्या नाम दिए, एसपीडीएफ, और इसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, मतलब हर सेल की। चलिए ये सब चीजें जब डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे, जैसे बोरबरी ने। अच्छा चलिए यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, थोड़ा उसको रिलेट कर सकेंगे। बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा कि बोरबरी ने एक चीज बताया कि हमारे पास पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, चौथी में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो बोरबरी ने जैसे उन्होंने काफी चीजें बताई थी, मैंने एक छोटी सी बस बात करी है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये बात बोरबरी ने बताई। बोरबरी ने आगे भी बहुत चीजें बताई, वो जब बोरबरी को डिटेल में पढ़ेंगे तब वहां समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ कंपेरिजन के लिए बता रहा हूँ। आबाहू ने क्या बताया, आबाहू ने बताया कि सेल्स की भी सब सेल होंगी, मतलब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि कोई भी सेल है उसमें सबसेल पाई जाएगी। तो पूछा गया सबसेल होती क्या, उन्होंने कहा सबसेल 4 होती है, एसपीडीएफ। जैसे कि एस सबसेल की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 2, इसकी होती है 6, इसकी होती है 10 और इसकी होती है 14। अब ये समझिए, मतलब कि एस सबसेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वैसे ही एस सबसेल में, ये क्या है, फर्स्ट सेल, शब्दों पे बहुत ध्यान दीजिएगा, एस सेल है ये, फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये बात बोली बोरबरी ने। सेकंड सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये बात बोली किसने, बोरबरी ने। और थर्ड ऑर्बिट में या थर्ड सेल में हमारी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये बात बोली किसने, बोरबरी ने। हमारी फोर्थ सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 आ सकते हैं, ये बात भी बोली बोरबरी ने। लेकिन आबाहू क्या बोलते हैं, आबाहू बोलते हैं कि हर सेल के पास कुछ सबसेल होती है। तो पूछा गया कितनी सबसेल होती है, उन्होंने बोला सबसेल कितनी होती है ये तो अभी नहीं बताएंगे, आप ये समझिए टोटल 4 सबसेल में हमारा काम चल जाएगा। 4 सबसेल उन्होंने डिफाइन कर दिया, एसपीडीएफ। एस में उन्होंने बताया अगर एस सबसेल होगी उस किसी के पास तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी एस की होती है 2 इलेक्ट्रॉन, पी की 6, डी की 10, एफ की 14। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। अगर आपकी जानकारी में अगर आपको चीजें बाउंस नहीं होती तो थोड़ी सी चीजें इसमें और ऐड कर देते हैं। जैसे फर्स्ट सेल के पास सिर्फ एक सबसेल होगी, सेकंड ऑर्बिट में, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक सबसेल एस होगी। सेकंड ऑर्बिट है, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मैं कुछ यहाँ पे आपको दे दूंगा तो आने वाले वीडियो में मुझे समझाने में बहुत आसानी रहेगी, और चीजें यहाँ पर रिलेट कर रही तो मैं आराम से रिलेट कर दे रहा हूँ और आपको इजीली मेरे हिसाब से समझ में भी आ रहा होगा। तो फिर से समझिए, फर्स्ट ऑर्बिट में हमारी कितनी सबसेल होंगी, सिर्फ एक होगी। हमारी सबसेल होती कितनी है, हमारी सबसेल 4 होती है। 4 से क्या ज्यादा हो सकती है, हाँ हो सकती है, लेकिन हमारा 4 से ही काम चल जाता है, इसलिए 4 ही हमको बताई गई है। तो आप ये समझिए रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है 118, हम लोग इसकी स्टडी कर चुके हैं और ये हमारा एसपीडीएफ में ही कवर हो जाता है। इस वजह से हम लोगों ने आगे सबसेल उन्होंने बनाई नहीं, अगर जरूरत पड़ती तो बनाई गई होती, आप ये समझिए। तो हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि आबाहू ने क्या बताया, आबाहू ने ये बताया कि सेल की भी सबसेल होती है, कितनी होती है, उन्होंने कहा 4 होती हैं। एसपीडीएफ, एस की जो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन को धारण करने की जो क्षमता होती है वो 2 होती है। पी की जो इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता होती है वो 6 होती है, मतलब पी सबसेल जो है
वो अधिकतम पी उपकोष जो है वो अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रख सकता है और डी अपने पास अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है। इसी तरीके से एफ उपकोष जो है वो अपने पास अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है। तो बात ये हो रही है कि अब फर्स्ट ऑर्बिट के, अब ये बताइए फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी सबसेल होगी, तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक सबसेल होगी एस, और सेकंड ऑर्बिट में 2 होंगी एस और पी, और थर्ड ऑर्बिट में एस पी और डी 3 होंगी, फोर्थ ऑर्बिट में एस पी डी और एफ 4 होंगे। तो आप ये समझिए। अब देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2, और इसके पास एक सबसेल है, एक सबसेल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 यहाँ चले जाएंगे, 6 यहाँ चले जाएंगे। इसी तरीके से इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 यहाँ, 6 यहाँ, 10 यहाँ, तो 10 6 16, 16 2 18। इसी तरीके से 32 इलेक्ट्रॉनों को एसपीडीएफ में चौथी सेल में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब चीज़ें आपको और अच्छे से एसपीडीएफ भी सब समझ में आएगा। और क्यों, जब मैंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी तब इसको एस ब्लॉक के एलिमेंट बोले थे, क्यों बीच वालों को डी बोला था और लास्ट वाले को पी ब्लॉक के एलिमेंट बोला था, और जो नीचे बना दिए थे उसको एफ ब्लॉक के एलिमेंट बोला था, वो भी वहाँ पे समझ में आएगा। पहले आप फिर से समझिए एक बार, जितनी सारी चीज़ें मैंने बोली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का कक्षाओं में वितरण किस तरीके से होगा, ये बात सबसे पहले बताई बोरबरी ने। बोरबरी की इस बात को और आगे ले गए कौन, आप बाहू ने बताया कक्षाओं के साथ साथ उप कक्षाएं भी होती हैं, उसमें भी इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा, और किस तरीके से होगा वो बात किसने बताई, आप बाहू ने। बोरबरी ने क्या बताया, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरीके से होगा। उसके साथ साथ अब हुंड कौन है, हुंड का भी नियम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हुंड ने भी अपने नियम से, ये समझिए आप बाहू से भी एक स्टेप आगे गए, इन्होंने एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करी कि वो किस तरीके से मोशन करेगा। जैसे मैंने आपको याद होगा, अगर एक बार मैंने आपको पिछले किसी वीडियो में शायद मुझे ध्यान में बस बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में चारों तरफ मोशन कर रहा है, प्लस वो अपनी एक्सेस पे भी मोशन कर रहा है, अपनी एक्सेस पे भी वो इस तरीके से मोशन कर रहा है, और वो ऑर्बिट पे भी मोशन कर रहा है। तो वो क्लॉकवाइज भी घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है। मतलब कि अगर इस ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें से एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 4 क्लॉकवाइज घूमेंगे, 4 एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। यहाँ पे 18 है तो 9 क्लॉकवाइज घूमेंगे, 9 एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। और अगर कहीं 7 है तो फिर कैसे घूमेंगे, तो उसमें से फिर चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे कर पाएंगे, वो हुंड के नियम से ही कर पाएंगे। तो हुंड ने एक स्टेप आगे जाके जो बातें बताई, वो जब हुंड का नियम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे। अब ये समझिए n+l रूल क्या होता है, ये चीज जानने के लिए आपको क्वांटम नंबर समझना पड़ेगा। मैंने आपसे बात करी थी कि हम लोग जब सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करने लगते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, जो एटम होता है वो हमारा क्या होता है, वो मॉलिक्यूल का ही पार्ट होता है, और मॉलिक्यूल एलिमेंट का पार्ट होता है। मतलब ये लोग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखे हुए हैं। लेकिन जब हम लोग एटम के भी अंदर चले जाते हैं, मतलब तो हम लोग जानते हैं कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब हम लोग सब एटॉमिक केमिस्ट्री में घुसते हैं तब वहाँ पर क्वांटम फिजिक्स या फिर नाम क्वांटम केमिस्ट्री, नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब हम लोग फिजिक्स में इतने छोटे लेवल पे जाके बात करते हैं तो वो क्वांटम फिजिक्स का हिस्सा हो जाता है, लेकिन यही बातें अगर केमिस्ट्री में होंगी तो वो क्वांटम केमिस्ट्री का हिस्सा होगा। तो जब हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री की बातें करेंगे तो वहाँ पर क्वांटम नंबर्स होते हैं। क्वांटम नंबर्स हमको क्या देते हैं, हमको इंफॉर्मेशन देते हैं, किसकी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की। जैसे कि मैं एक बात करूँ सोडियम के 9th इलेक्ट्रॉन की, मुझको चारों क्वांटम नंबर के वैल्यू बताइए, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। जब आप क्वांटम नंबर को अगर आप समझ जाओगे तभी आप पाउली का अपवर्जन नियम भी समझ पाओगे। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसमें से आप जितनी भी चीज़ें, आप पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डालकर बोरबरी, आप बाहु, हुंड का नियम और n+l रूल, क्वांटम नंबर और पाउली का अपवर्जन नियम, इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। और जितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है नोट कर लीजिए। फिर 1-2 एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं, इन्हीं चीज़ों को और एग्जाम्पल के माध्यम से अपनी नॉलेज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग और बना लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, और फिर हम लोग बोरबरी के नियम को नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करके उसको डिटेल में देखना चालू करेंगे।
तो अभी सबसे पहले आपका काम ये है कि आप इसमें से आपको जो भी समझ में है उसको आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर मैं रफ करके आपको कुछ एग्जांपल्स ही बताता हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कुछ एग्जांपल एक दो, जिससे हम लोग थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग और मजबूत बनाते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम 11 लिखा है, सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था 28,1 होता है। तो अब देखिए 281 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बात किसने बताई? ये बात बताई बोरबरी ने। बोरबरी ने अपने रूल्स बताए, उन रूल्स को हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन हमें ये बात हाँ समझ में आती है कि ये बात बताई है बोरबरी ने इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आयरन 26 की अगर बात करी जाए, आयरन 26 Fe26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 28,14,2, ठीक है 26। तो ये बात किसने हमको बताई कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगा? तो ये बात हमें बताई किसने? बोरबरी ने बताई। अभी हम लोगों को 20 एलिमेंट के पता है, तो आप 20 तक ही याद रखिए, प्लीज इससे कंफ्यूज मत होइएगा। बस एग्जांपल लिया गया है ताकि आपको चीजें अच्छे से और समझाई जा सके। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर अभी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एस सब और सेल होगी, इसमें sp होगी, इसमें sp,d होगी और इसमें sp,d,f। तो आपको मैं यही बता रहा हूँ कि इसकी हेल्प से ही हम लोग आप बाहु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट के s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 1s2। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो 2 सेकेंड ऑर्बिट में sp होगा, तो सेकेंड ऑर्बिट के 2 के s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बचे 6, तो 2p6। और फिर थर्ड के फर्स्ट में थर्ड ऑर्बिट में कितनी सेल है? sp,d है, तो थर्ड ऑर्बिट के s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? हैं कितने? 1 है, तो 3s1। और फिर 3p और d क्या होंगे? 3p0 3d0, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये बात किसने बताई? ये बात बताई आप बाहु ने। तो ये समझिए आप बाहु का नियम इस वजह से भी पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये इस तरीके से जो मैं कामा लगा के लिख रहा हूँ, ये इसका सही अरेंजमेंट। अभी छोटा हमारा एटम में छोटा हमारा एटॉमिक नंबर है, तो ये अरेंजमेंट सही है, लेकिन यही अगर एटॉमिक नंबर अगर बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में ये अरेंजमेंट गलत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी, लेकिन खैर अभी ये सही है। तो ये समझिए ये बात किसने बताई? इस तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये बताइए बोरबरी ने। और अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो किसने बताई है? आपको आप बाहु ने बताई है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सेल होते हैं? एक सेल होता है। तो देखिए इसके नाम भी होते हैं, इसको 1s बोलते हैं, इसको 2s 2p, इसको 3s 3p 3d। क्यों? क्योंकि ये थर्ड ऑर्बिट के हैं, ये 4 ऑर्बिट के हैं, तो 4s 4p 4d और 4f। फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक सबसेल होगी, सेकंड ऑर्बिट में तो समझिए फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबसेल, सेकंड ऑर्बिट में 2 ही सबसेल, थर्ड ऑर्बिट में 3 ही सबसेल, फोर्थ ऑर्बिट में 4 ही सबसेल। मतलब जो ऑर्बिट का नंबर होगा उतनी ही सबसेल होंगी। मतलब चौथी है तो उसमें 4 सबसेल है, 4s 4p 4d 4f। अब ये sp,d,f होते हैं, लेकिन चौथी ऑर्बिट ये क्या शो कर रहा है? ये ऑर्बिट का नंबर शो कर रहा है। इसी तरीके से अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट के 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, और है कितने? 2, तो 2 चले जाएंगे। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो सेकंड में क्या होता है? 2s 2p, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 2, और इसमें बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2p6 में 2 इलेक्ट्रॉन 6 चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, यहाँ पर देखिए 14 इलेक्ट्रॉन है। आप समझने की कोशिश करिए, ये कौन सी ऑर्बिट है? ये फर्स्ट होती है, ये सेकंड ऑर्बिट होती है, ये थर्ड ऑर्बिट होती है, और ये फोर्थ ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना? एक सबसेल था, शो कर दिया। सेकंड ऑर्बिट में 2 सबसेल थे sp, और ये कौन थी? सेकंड ऑर्बिट को शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कितने थे? s के पास अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? यहाँ पे बताया था sp,d,f में। s में अधिकतम 2, p में 6, d में 10, f में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये सब जब आप बाहु के नियम में हम लोग डिटेल में जाएंगे तब पता चलेगी। ये तो मैं अभी डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे और आपका सिलेबस भी कवर होता रहे साथ में। तो अब ये समझिए 2s2 2p6। अब यहाँ पर
थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। थर्ड ऑर्बिट हमारी ये है। थर्ड ऑर्बिट में कितने, सबसे पहले sp_d और नाम क्या है 3s 3p 3d। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, तो 3s लिख के 2 इलेक्ट्रॉन अगर लिख दिए तो 14 थे, 14 में से 2 कम हो गए। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 12 बचे, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3p, 3s में तो इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने डाल दिया, अब यहाँ क्या आएगा 3p, तो 3p में अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 12 बचे, 12 और p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, तो 3p 6। यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 6 2 8, 8 निकल गए। तो हमारे पास अब यहाँ बचे कितने हैं, 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन भाई, 8 6 2 8, अब 8 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 14 हो जाए, 6 जोड़ेंगे, यानी कि अभी यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। वो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, 3s 3p। अब 3d में कितने आ जाएंगे, 6। अब आप जोड़ लीजिए, 6 6 12 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन पूरे सो गए। लेकिन डी में आ कितने सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन, 10 आ सकते हैं, लेकिन आएंगे तब ना जब यहाँ पे 10 हो तब तो आए, लेकिन है यहाँ पे 14 ही, तो हम वहाँ पे 3d6 ही करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास अब ऑर्बिट कौन सी आती है, ये आती है, ये कौन सी ऑर्बिट है, 4, यहाँ पर 4 लिखा। 4 में कितने, सबसे पहले sp_d_f है, तो 4 के s पहले लिखते हैं, s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो s के 2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बाकी 4s के बाद 4p 4d और 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। और आपको बता दो ये 0 लिखा नहीं जाता, तो नहीं लिखते हैं फिर उसको। फिर इसका आप बाहु से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2। तो ये जो अरेंजमेंट है, अभी तक तो आपको अरेंजमेंट ये सही लग रहा है, अभी तक अरेंजमेंट चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये नंबर बड़ा होता जाएगा तब ये अरेंजमेंट में थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। जब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब वहां पर जानेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या समझ लिया, हमें एक ओवरव्यू समझ में आ गया कि हाँ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरबरी जी ने बताया, आप बाहु ने इस तरीके से बताया। अब हाँ आप ये पूछना चाहते हो कि भाई यहाँ पर 2, 8, 14 हो गया, यहाँ पर 2 ही रहा, यहाँ पर नंबर बढ़ क्यों गया, और यहाँ पर 2, 8, 1 हो गया। अब यदि एक तरीके से अगर यहाँ कैल्शियम 20 का अगर मैं लिखूं तो उसका होता है 2, 8, 8, 2, ये होता है कैल्शियम 20 का। तो आप समझिए यहाँ पर एक तरीके से ये हो गया, तो उस कंडीशन में 21 से अगर रिलेट करेंगे तो आप समझ में आएंगे कि बहुत डिसिमिलरिटीज हैं। मतलब आप वो सब चीज़ें कहाँ से समझ पाएंगे, जब बोरबरी का हम लोग समझेंगे। फिलहाल में अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपको 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर आपको इसको समझ में आया हो 1s2, 2s2, 2p, 2s2, 3s वाला और 4s, ये इस तरीके से, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा। जैसे आपको मैं बताऊंगा तब आपको समझने में आसानी होगी। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम लोग फिर बोरबरी के नियम से ही स्टार्ट करेंगे कि वहाँ पर क्यों इस तरीके की बातें होती हैं। एंड आपको इसमें जो भी समझ में आता है नोट करिए। उसके बाद थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और 1 मिनट का पॉज करके इस वीडियो को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद रब करते हैं। थैंक यू गाइस वेरी मच।